जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 13 हाइड्रोकार्बन में 3 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक के उत्तर का विवरण एवं विश्लेषण देखेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आपको इसके पीडीएफ मिल सकते हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, इस चैनल के प्लेलिस्ट लिंक से जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आप पार्ट 1 भी देख सकेंगे, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास में, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ हमें हाइड्रोकार्बनों के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और हमें उसके दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। जब भी हम किसी भी चीज़ के यौगिक को दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे क्या करनी है, ऑक्सीजन की क्रिया करानी है। ठीक है, क्योंकि दहन किसकी उपस्थिति में होती है? हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ हमारे पास में पहला हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ये गैसीय अवस्था में, सभी यहाँ पे गैसियस स्टेज में है, तो हमें इसकी क्रिया करानी है ऑक्सीजन से। जैसे ही हम इसमें ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कुछ मूल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में पेंटीन। पेंटीन की भी क्रिया हम किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। फिर टालुइन है, टालुइन की क्रिया भी हम ऑक्सीजन से करा देंगे। तो हमें यहाँ पर तीनों के दहन की रासायनिक अभिक्रियाएँ मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हेग्स टू इन की समकक्ष यानी कि सिस कंडीशन और विपक्ष यानी कि ट्रांस कंडीशन वाली संरचनाएं बनाइए। इनमें से कौन से समावयव का क्वथनांक उच्च होता है और क्यों? तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें इसकी सिस वाली कंडीशन और ट्रांस वाली कंडीशन बनानी है। यहाँ हमें इसके द्विध्रुव आघूर्ण पर भी ध्यान रखना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण जिस किसी को भी नहीं आता है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, और यह इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो आप जिस किसी ने भी पिछला वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें प्रश्न बैंक के संपूर्ण हल कंप्लीट हो चुके हैं 13 यूनिट तक के। ठीक है, तो आप जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट किसी एक वीडियो में भी ये बताया था कि ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और ये किस दिशा में गति करता है, और इसका मान कब शून्य होता है ना, कौन सा अणु ध्रुवीय होता है, कौन सा अध्रुवीय होता है, ये सभी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे, हमें पूछा है कि कौन से समावयव का क्वथनांक उच्च होता है और क्यों। तो देखिए, यहाँ पे आप समकक्ष वाली कंडीशन में देखेंगे तो ये जो हेक्स टू इन है ना, हेक्स टू इन का मतलब क्या है? 6 कार्बन चेन होंगी, और यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ में इन यानी कि डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। 6 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये क्या है हमारे पास में? हेक्स टू इन। अब इसकी हमने ये क्या किए हैं, समकक्ष वाली कंडीशन देखे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये CH3 वाली ये समकक्ष कंडीशन होगी, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक तरफ है ना, ये एक दूसरे के विपक्ष में नहीं है। तो ये क्या है? समकक्ष कंडीशन है, और इसमें उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होगा। नेक्स्ट इधर देखेंगे तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे H जो है ये विपरीत डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो ये क्या होगी? विपक्ष कंडीशन। इसको आप ट्रांस कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं? सिस कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे निम्न द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, और इसमें उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो समकक्ष समावयव का क्वथनांक उच्च होगा, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए इसका जो क्वथनांक होगा ये उच्च होगा। और निम्न द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष में है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, या उतना अधिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? तो देखिए, आप जानते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, C6H6, और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास में, और इसमें 3 द्विआबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे एक द्विबंध, यहाँ एक डबल बॉन्ड और यहाँ एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये क्या है? बेंजीन है। ठीक है, C6 या H6। अब ये इसमें 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी ये क्या है? अत्यधिक स्थायी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं जब भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो सिग्मा बंध स्थायी होता है, जबकि पाई बंध क्या होता है? दुर्बल होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 3 दिए हुए हैं,
तो यहाँ पे कितने पाई बंद होंगे हमारे पास में, 3 पाई बंद। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास में, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। फिर भी ये क्या है, अत्यधिक स्थायी, जबकि होना चाहिए था इसको दुर्बल। ठीक है, बट ये होता क्यों स्थायी है इसको समझते हैं। तो केकुले ने हमें इसको समझने में मदद की है। तो जो केकुले सूत्र है उसके अनुसार जो यहाँ पे 3 द्विआबंध हैं, देखिए इनकी संख्या दी हुई है 3, और ये द्विआबंध कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो इनके कारण इनकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होनी चाहिए, किसी एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो ऊष्मा होती है वो होती है 28.6। ठीक है, तो 3 की होनी चाहिए 85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल होनी चाहिए। किंतु प्रयोगों द्वारा ये पता हुआ है कि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा जो होती है, इसकी टोटल ऊष्मा होती है 49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, अतः जो बेंजीन है उसका वास्तविक कैकुले सूत्र की तुलना में कम ऊर्जा वाला होता है। ठीक है, तो अधिक स्थायी होता है। वास्तविक में जो परिकलित हाइड्रोजनीकरण है वो ऊष्माओं का अंतर अनुनादी ऊर्जा कहते हैं हम इसी को। देखिए यहाँ पे 85.8 और 49.8, ये जो अंतर है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही क्या है, अनुनादी ऊर्जा है। ठीक है, इसी को हम अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। और अतः यही जो है ये बेंजीन को क्या करता है, देखिए कितनी ऊर्जा कम है इसमें, 36 किलो कैलोरी। इन दोनों का बीच का अंतर देखेंगे तो ये कितना है, 36 किलो कैलोरी प्रति मोल है। और इसी ऊर्जा की अपेक्षा ये क्या करता है, इसको अत्यधिक स्थायी बनाता है और एरोमेटिक गुण इसको प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें। तो ये इन शर्तों को आपको ठीक से याद रखना है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने पार्ट 1 में देखा था, उसमें हमने बताना था कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो उसके लिए क्या चीज़ें यहाँ पे या कौन सी बाउंड चीज़ें होती हैं। तो यहाँ फर्स्ट है हमारे पास में, वो क्या होना चाहिए, एक चक्रीय एल्किल होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए, अतिव्यापन होना चाहिए, चक्रीय अतिव्यापन या रेजोनेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर उसमें क्या होना चाहिए, अणु के पास क्या होना चाहिए, हुकल इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें n क्या होता है, 1 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर इन तीनों शर्तों का पालन वो ठीक से करता है तो वो कौन सा यौगिक होता है, एरोमेटिकता होता है। तो आपको इस प्रश्न को ठीक से याद रख लेना है। इसी प्रश्न की सहायता से हम अभी जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है हमारे पास में, क्वेश्चन 12 है ना, उसको समझेंगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एरोमेटिकता के लिए 3 शर्तें याद रखनी होंगी। पहला कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने चाहिए, दूसरा उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरा उसमें क्या होने चाहिए, ये वाली संख्या का पालन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, जहाँ पे n 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ये शर्त पालन नहीं करता तो वो अएरोमेटिक होता है। ठीक, जब वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। बेंजीन जो होता है C6H6, आप इसका इस तरह से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, C6H6, अब इसको हमने क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ इसको हम गर्म कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टालुइन। तो टालुइन बनाने के लिए बेंजीन से ही हमें ये तीनों चीज़ें बनानी है। तो बेंजीन तो स्टार्टिंग में रहेगा ही, है ना, हमारे पास में ये अभिकारक में रहेगा। अब इसकी क्रिया हम CH3Cl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टालुइन बन के हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनॉन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन प्लस CHCOCl की क्रिया हम आपस में करा देंगे, यहाँ पे हमारे पास में एसीटोफिनॉन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन का क्या प्रभाव होता है। देखिए क्वथनांक पर प्रभाव बताना है हमें एल्केन की श्रृंखला से। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके पास में ये गुण होता है कि वो श्रृंखलाएं बना सकता है, चेन बना सकता है ना, और चक्रीय ग्रुप भी बना सकता है। तो उसमें ढेर सारी चेन जुड़ सकती हैं, कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और बहुत लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, बहुत छोटी भी, बहुत गोल भी। तो इस तरह की वो अलग अलग श्रृंखलाएं उसमें बनाने का गुण होता है। ठीक है, अब जब एल्केन में श्रृंखला के शाखन करेंगे हम, यानी वो शाखित श्रृंखलाएं या पार्श्व श्रृंखलाएं जब हम उसमें बनाते हैं, साइड चेन वगैरह, तो उसमें उसके क्वथनांक का एल्केन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। देखिए जो आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा चादर है, वो चादर को आप किसी ज़मीन पर बिछाते हैं तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है, चादर को जब हम ज़मीन पे बिछाएंगे तो वो ज़्यादा सतह क्षेत्रफल घेरेगा। लेकिन अगर उसी चादर को हम ऐसा गोल गोल मरोड़ करके अगर कहीं रखते हैं, यानी कि गोल करके रख देते हैं, तो वो कम क्षेत्रफल घेरेगा।
ठीक है। ठीक उसी तरह से ये होता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्केन की श्रृंखला में शाखन में वृद्धि जब हम करते हैं तो उसका जो सतह सतह क्षेत्रफल होता है वो गोलाकार आवृत्ति प्राप्त करने लगता है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं हम इसको सॉल्व करके। ये जो कार्बन होता है ये इस तरह से चार बंध से ये आपस में जुड़ता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कार्बन इस तरह से इधर चार, इधर एक, इधर एक, इस तरह से ये कार्बन यहाँ पे आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड होते जाते हैं, है ना। सभी चार बंध से कार्बन यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। तो जैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, गोलाकार आकृति प्राप्त करने लगते हैं। और जब गोलाकार आकृति प्राप्त करने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, सतह क्षेत्रफल इनका कम होने लगेगा। और सतह क्षेत्रफल कम होगा तो इनके वंडरवाल आकर्षण बल जो अणुओं के मध्य होता है वो निम्नतम हो जाता है और शाखाओं में वृद्धि करने पर एल्केन का क्वथनांक क्या हो जाता है, उसको वो कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, प्रोपीन पर HBr के संकलन से 2 ब्रोमोप्रोपीन बनता है। तो हमें यहाँ पे बताना था प्रोपीन पर HBr जो होता है ना, इसके संकलन से 2 ब्रोमोप्रोपीन बनता है, जबकि बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया 1 ब्रोमोप्रोपीन देती है। तो इसकी क्रिया विधि की सहायता से हमको क्या बताना है, इसका कारण बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो HBr है, ये HBr क्या चीज है, आयनिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है। देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है और Br है ये अपने अपने आयन रख लेते हैं, तो ये क्या है, आयनिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में 2 ब्रोमोप्रोपीन बनता है। ये देखिए ये 2 ब्रोमोप्रोपीन हमें इतने तक का यहाँ पे प्राप्त किए। प्रोपीन पर HBr के संकलन से 2 ब्रोमोप्रोपीन यहाँ पे हमारे पास में बन गया। ठीक है, देखिए बेंजाइल पेरोक्साइड की क्रिया जब हम कराते हैं, ये क्या है हमारे पास में, बेंजाइल पेरोक्साइड। इससे जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ हमारे पास में देखिए ये क्या बना है, CH3CH2CH2Br। ठीक है, ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक, तो इसकी क्रिया विधि से हमने इसका यहाँ पे कारण बताया है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, बेंजीन, एनहेक्सेन तथा एथाइन को घटते हुए अम्लीय व्यवहार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ हमें बेंजीन, एनहेक्सेन तथा एथाइन, है ना, एथाइन, एनहेक्सेन और बेंजीन, इसका अम्लीय व्यवहार बताना है। तो इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस में देखा था, उसमें हमने बताया था कि किसी भी चीज या किसी भी यौगिक या हाइड्रोकार्बन का जो अम्लीय व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें उपस्थित संकरण पे। ठीक है, और उस संकरण में भी किस पे, एस के परसेंटेज पे। ठीक है, एस यानी एस उपकोष जो होता है उसके परसेंटेज पे ये डिपेंड करता है। अगर वो एस का परसेंटेज ज्यादा होगा तो वहां पे वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे एथाइन जो होगा, आप देखेंगे इसमें संकरण कौन सा होता है, sp संकरण। ठीक है, अब एथाइन में sp संकरण है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा एक्चुअली, यहाँ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सेकंड, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस वजह से यहाँ इसका संकरण जो होगा ये क्या होगा, इसका संकरण हो जाएगा यहाँ पे sp। और sp में आप देखेंगे 50% s होता है और p कितना होता है, 50% होता है, यानी कि यहाँ पे s का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए एथाइन क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट उससे कम क्या होगा, बेंजीन में, तो बेंजीन में sp2 संकरण होता है आप जानते हैं, और sp2 संकरण में s का परसेंटेज कितना होता है, 33%। ठीक है, इसलिए ये एथाइन की अपेक्षा कम अम्लीय होगा। और एनहेक्सेन की बात जब हम करते हैं तो इसमें संकरण आता है sp3। ठीक है, प्रत्येक कार्बन पे इस पे sp3 संकरण होता है, और इसमें sp3 संकरण में आप जानते हैं कि s का परसेंटेज कितना होता है, 25% होता है, इसलिए यहाँ पे ये सबसे कम अम्लीय होगा। तो अम्लीय व्यवहार बेसिकली आप क्या बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अम्लीय व्यवहार हम किससे पता करेंगे, सबसे पहले हम उस हाइड्रोकार्बन का या उस यौगिक का क्या करेंगे, संकरण फाइंड करेंगे, और संकरण फाइंड करने के बाद आप जानते हैं कि एस का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी sp संकरण होता है तो आधा s होगा आधा p होगा, sp2 होगा यानी कि यहाँ पे 3 हिस्से होंगे, तो p के 2 हिस्से रहेंगे और s का 1 हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो ये 33% आ जाता है। यहाँ sp3 में p के 3 हिस्से और s का 1 हिस्सा, यानी कि 25% s का परसेंटेज। तो जहां s का ज्यादा परसेंटेज वहां पे वो यौगिक ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता पूर्वक क्यों प्रदर्शित करती है जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। तो देखिए इसका आंसर बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सब होता है। ठीक है, आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, बेंजीन में परिवर्तित करना है। एक पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किए थे, बेंजीन से नए कंपाउंड्स यहाँ पे हमने तैयार किए थे, लेकिन अभी हमको इन कंपाउंड्स से क्या करना है, बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, एथाइन। एथाइन को हम देखते हैं, एथाइन से हम किस तरह से यहाँ पे बेंजीन बना सकते हैं। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव था हमारे पास में, शायद वो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसको मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एथाइन से बेंजीन बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें कितने मोल लेने होते हैं, उसके 3 मोल लेने होते हैं। और उसका मैंने अरेंजमेंट भी करके दिखाया था आपको कि वो किस तरह से हमने लिए थे। ठीक है, इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एथाइन, फिर एक एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से मैंने वहां पर आपको लेकर के दिखाया था। CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ का एक पाई जो बंद है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देता है। तो यहाँ एक एकांतर क्रम में इस तरह से बेंजीन रिंग बन के तैयार हो जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से फिनॉल में देखेंगे तो फिनॉल में यह हम इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, Zn से करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फिनॉल की क्रिया जिंक से करा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन लेके इधर निकल लेता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाता है हमारे पास में बेंजीन। ठीक इसी तरह से सोडियम बेंजोएट में देखेंगे आप, यहाँ पे सोडियम बेंजोएट रखा हुआ है। इस सोडियम बेंजोएट में से हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से आउट कर देते हैं और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, ये वाले पूरे इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो बेंजीन अलग प्राप्त हो जाता है हमें, और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है, बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे हम। तो आप देखेंगे रक्त तप्त नलिका में हम जब गर्म करते हैं एथाइन को तो वो बेंजीन बना के दे देता है। फिनोल की क्रिया जिंक से करा देते हैं तो वो बेंजीन बना के दे देता है। और सोडियम बेंजोएट की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो वो क्या बना देता है, हमारे पास में बेंजीन बना देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में यहाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन, एम डाई नाइट्रोबेंजीन तथा टालुइन में से किसका नाइट्रोकरण आसानी से होता है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे जो टालुइन होता है ये सबसे ज़्यादा आसानी से नाइट्रीकरण होता है इसका, फिर उससे थोड़ी दिक्कत आएगी किसमें, बेंजीन में, यानी कि यहाँ थोड़ी कम, या आप ये कह सकते हैं कि टालुइन से यहाँ पे थोड़ी कठिनाई होगी, और सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी हमें एम डाई नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हक्कल का नियम लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक या आयन एरोमेटिक नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये माइनस चार्ज वाला आयन है, ये प्लस चार्ज वाला आयन है, और ये एक हमारे पास में चक्रीय कंपाउंड, यहाँ तीनों चक्रीय कंपाउंड हमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हक्कल का नियम लिखेंगे। मैंने पिछले वाले प्रश्न में भी आपको बताया था हक्कल का नियम, या आप वहाँ ये कह सकते हैं कि मैंने ये बताया था कि जो एरोमेटिक होता है उसके लिए कौन से गुण किसी यौगिक के अंदर होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 4 था शायद, वो आप देख सकते हैं जा करके। तो जो प्रश्न क्रमांक 4 था उसमें मैंने आपको 3 नियम बताए थे। फर्स्ट नियम ये कि उसमें चक्रीय कंपाउंड होना चाहिए वो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, सेकंड ये क्या होना चाहिए था, चक्रीय होना चाहिए। सेकंड हमने देखे थे कि उसमें रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होना चाहिए था। ठीक है, अनुनाद कब कंप्लीट होता है, जब आपके पास में डबल बॉन्ड, फिर एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड, या फिर आपके पास में अगले इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस या लोन पेयर, इस तरह के एकांतर क्रम में जब होता है तो वहां पे अनुनाद संभव होता है। ठीक है, तो इस तीन, ये दो ये हो गए, और थर्ड ये कि हमें क्या करना है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर कंप्लीट करता है कोई यौगिक तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, वरना वो एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हकल का नियम हम सबसे पहले लिखेंगे, वे चक्रीय समतलीय यौगिक जिनके वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एरोमेटिक यौगिक या गुण प्रदर्शित करते हैं, या वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे जो तीनों कंपाउंड हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों समतलीय और चक्रीय यौगिक हैं। तो भैया पहली कंडीशन तो यहाँ कंप्लीट होती है। सेकंड कंडीशन देखेंगे इसमें रेजोनेंस कंप्लीट है क्या, तो यहाँ आप देखेंगे माइनस चार्ज है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर माइनस चार्ज, यानी कि यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ दो कंडीशन तो ये तीनों कंप्लीट करते हैं, बट तीसरी कंडीशन को जब हम चेक करते हैं तो तीसरी कंडीशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में 4n+2। ठीक है,
अब इस 4n+2 में n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से ये हो सकती है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे इस पहले कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। इसमें 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए एक पाई बंद ये है और एक पाई बंद ये है। आप जानते हैं डबल बॉन्ड जब भी होता है तो एक पाई होता है उसमें और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो जहाँ पे एक पाई बंद दिया हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 पाई दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें उपस्थित हैं, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इस सूत्र में रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने n की वैल्यू इस सूत्र में 0 रख दिया। ठीक है, 4 × 0 + 2, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आता है हमारे पास में 2। यहाँ पे ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन जब भी हम यहाँ देखेंगे हमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हम इसको चेक करेंगे, एक रख के देख लेते हैं हम। जब हम एक रखेंगे इसमें +2, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4 × 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आप देखते हैं कि यहाँ n का मान 0 रख दो या 1 रख दो, तब भी यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं आती। इसका मतलब ये इस नियम का पालन करेगा ही नहीं, थर्ड वाले नियम का पालन ये पहला कंपाउंड नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। सेकंड वाले को जब हम चेक करते हैं तो सेकंड वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भैया, हमने देख लिए हैं, 2 कंडीशन तो इसमें ये कंप्लीट कर रहा है पहले से ही कि ये चक्रीय है और फिर इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और ये इस सूत्र के अकॉर्डिंग आता भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब 2 तो हमने चेक कर लिए हैं, 0 को रख के और 1 को रख के। ठीक है, हम एक और चेक कर लेते हैं, 2 को रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 × 2 धन 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और धन 2, 10 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आते हैं, लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं पे भी यहाँ पे हमारे पास में आने वाला है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में ओनली सेकंड कंपाउंड जो ये वाला है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एरोमेटिक नहीं है, बीच वाला कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। और हकल का नियम हमें याद रखना होगा, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, यही क्या होता है, हमें एरोमेटिकता को पहचानने के लिए ही हकल का नियम यहाँ पे हमें दिया गया होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल के साथ बने रहिएगा। और आप हमें नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है पूरी 11th केमिस्ट्री के अंदर। आपको अगर जो भी टॉपिक जिसमें दिक्कत होती है आप कमेंट में बताइए, हम उन टॉपिक पर वीडियोस लाएंगे। क्योंकि ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है, ये इसका लास्ट वीडियो है, तो आप लोग के कमेंट के अनुसार ही हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे आप लोग की समस्याओं का समाधान के लिए। और चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।